माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने कहा अन्ना, तुमने कहा अन्ना, 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 सारे बोलो अन्ना, तुम बोलो अन्ना, तुम बोलो अन्ना, आ गया अन्ना, आ गया अन्ना, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। को प्रणाम करते हुए मैं आपसे बातचीत करता हूँ। शायद अन्ना होते तो आज कुंवर प्रसून से खुश कोई दूसरा नहीं होता। दोस्तों, अभी आप नारा लगा रहे थे, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हर जहाँ भी मैं अन्ना के साथ जा रहा हूँ, मुझे लगता है अगर ये नारा न सुनने को मिले, शायद कोई ऐसी जगह होती, लेकिन हर जगह अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना का साथ कैसे आप देंगे? कभी सोचा है? अन्ना के संघर्ष का साथ 3 तरह से दिया जा सकता है। पहला तरीका, अन्ना जो यहाँ बोले उस बात को सोच के समझ के अपने जैसे 20 लोगों को तैयार कीजिए। अन्ना कहते हैं जिस आदमी के पास 20 लोग हैं वो अपनी टुकड़ी का नेता है। अपने जैसे 20 लोगों को तलाशिए, उनको तैयार कीजिए और उन्हें समझाइए कि अन्ना वास्तव में चाहते क्या है। अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे अन्ना पहुंचाते हैं। उसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है। किसी से पूरी जिंदगी की अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा है सिर्फ जिंदगी के 1 साल की। जो अन्ना को अपनी जिंदगी का 1 साल इस देश के लिए दे सके, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है। आप में से अगर कुछ लोग अन्ना की सेना में भर्ती होना चाहें तो नाम पता लिख करके मुझे दे दें। और तीसरा तरीका, अन्ना का पूरा संघर्ष जनता के सहयोग के ऊपर चल रहा है। न कोई पैसे वाला और न कोई राजनीतिक दल। इसीलिए शायद अन्ना सर ऊंचा करके 120 करोड़ लोगों के सुख के लिए 75 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़ रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ यज्ञ में उसको हम आपकी सद्भावना समझ के, आपका आशीर्वाद समझ करके स्वीकार करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको संक्षेप में वो बात बताता हूं कि आखिर ये लड़ाई है क्या। अब मैं मन नहीं रोक पा रहा हूं कुछ बात कहने का। हमारा देश आजाद हुआ सन 47 में। सवाल उठा कि देश का शासन कैसे चलेगा। एक संविधान सभा बनी। उस संविधान सभा में डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग उस संविधान सभा के सदस्य थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस सभा के सदस्य थे। इन सब लोगों ने देश के बारे में बहुत अच्छी तरह सोचा, गंभीरता से सोचा और उन्होंने एक पद्धति विकसित की कि एक लोकसभा होगी, जिस लोकसभा का चुनाव जनता के बीच में से होगा। एक चुनाव कमीशन होगा जो ये देखेगा कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने शपथ पत्र में जो चीजें लिखी हैं वो सही हैं या नहीं, और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराएगा। इन लोगों ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल शब्द नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है।
हालांकि उस समय राजनीतिक दल थे, कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, हिंदू महासभा थी। इन सब दलों के होते हुए संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल शब्द नहीं है। यहाँ पर जो भी कानून से रिश्ता रखने वाले वकील साहबान होंगे, पत्रकार साथी हमारे हैं, शिक्षक हैं, जो संविधान की किताब को पलट के पढ़ सकते हैं, तलाशिए क्या कहीं उसमें राजनीतिक दलों की व्यवस्था है? नहीं है। उसमें व्यवस्था जनता के बीच के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्यों? क्योंकि गणतंत्र की कल्पना भारतीय संविधान करता है। गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, गणतंत्र शब्द संविधान में है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इतिहास के विद्यार्थियों को शायद पता हो कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? किसी भी गणतंत्र में पक्ष और विपक्ष नहीं होता, सत्ता और विरोध नहीं होता। गणतंत्र एक सभा होती है और वहां पर वो अपने क्षेत्र की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए काम करते हैं। पर हुआ क्या? हमारे यहां हमारे साथ धोखा हो गया। चुनाव कमीशन ने एक कानून प्रस्तावित किया और लोकसभा ने जनप्रतिनिधित्व कानून पास कर दिया। उस कानून का कोई रिश्ता संविधान से नहीं है। अब राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते। कुछ नेता, जिसमें उस पार्टी का अध्यक्ष भी शामिल है, वो अपने बेटे, बेटी, बहू, बहन, इन सबको टिकट देता है। और उसका नतीजा हमारा पूरा लोकतंत्र, जो धोखा दिया हुआ आज की तारीख में जो तंत्र इस लोकतंत्र में चल रहा है, राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ही अपने गुलाम जूती की तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे एक और कमाल हुआ। बिगाड़ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बिगाड़ ये हुआ कि इस देश की लूट ठसके के साथ की जाने लगी। जिसको कहावत है ना, चोरी और सीनाजोरी। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। वही इन राजनीतिक दलों ने इस मुल्क में करना शुरू किया। उन्होंने, उनके प्रतिनिधियों ने, चाहे सरकार का प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता विपक्ष हो, धड़ल्ले से झूठ बोलना और जनता के सवालों से आंख बंद करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया। जब भी संसद में आप कार्रवाई देखते होंगे, जब भी संसद में जनता के हित की कोई बात आती है, महंगाई की बात आए, बेरोजगारी की बात आए, शिक्षा व्यवस्था की बात आए, स्वास्थ्य की बात आए, आपको लोकसभा की और राज्यसभा की सारी सीटें खाली दिखाई देती होंगी। सिर्फ दिन के 12 बजे तक, जब दिहाड़ी पे दस्तखत करने होते हैं, रोज का पैसा लेने के लिए, उस समय तो लोग वहां रहते हैं। उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्य नहीं दिखाई देते। हालत ये हो गई है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि करने वाला प्रधानमंत्री कहता है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी छींटा आएगा, उस दिन हमारा मन बहुत खुश हुआ था। कहा कि कोयला का तो घोटाला हुआ है, कोयले में तो गड़बड़ी हुई है। और ये कब हुई है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोयला मंत्री थे। प्रधानमंत्री जी खामोश हो जाए, कुछ नहीं बोले, एकदम खामोश। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा इसकी जांच करो। ऐसे मुर्दा लोगों के बीच में नहीं जीना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने दिल्ली में आमरण अनशन कर दिया। इस लड़ाई में अगर अन्ना का साथ नहीं दिया तो वो पाप ठीक वैसा ही होगा जैसा गाय को मारने जैसा पाप होता है। मैं आपसे अंत में यही विनती करता हूं कि अन्ना के सेना में जो सिपाही भर्ती होना चाहते हैं, 1 साल देना चाहते हैं, 25 तारीख को अन्ना उन सबको 1 दिन के लिए रुद्रपुर में मिलेंगे। आप सब ना आ सकें तो कुछ लोग आए और 1 महीने के भीतर अन्ना उनको 3 दिन के लिए बुलाएंगे कहीं शिविर में। जिसके पास नहीं पहुंचा हो वो उस पर्चे को अपने दोस्त से मांग के पढ़ लें। उसमें अन्ना की अपील है आपसे, उसको ध्यान से पढ़िए अन्ना क्या कह रहे हैं। उसमें 25 सूत्र हैं
जिनको अन्ना लागू करवाना चाहते हैं, और अन्ना का ये विश्वास है कि जो नई सरकार आएगी, जनतंत्र आएगा। मैं आपसे विदा लेता हूं इस आशा के साथ, फिर अपने मित्र कुंवर प्रसून को याद करते हुए कि शायद वो होते हमारे बीच तो कुछ ऐसा ही अब तक लोगों के बीच में कहना शुरू कर रहे होते। आप सबको जय हिंद। मैं आदरणीय अन्ना हजारे जी को आमंत्रित करता हूं संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंक्लेब इंक्लेब। धन्यवाद। जनतंत्र यात्रा ये किसी से कुछ लेने के लिए नहीं। मैं तो अपने जीवन में 26 साल की उम्र में हमेशा यह सोचता था, अरे क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। स्मशान भूमि में जाने तक कोई भी रुकता नहीं, दौड़ रहा है। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकता नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही, और हाथ में कुछ नहीं। तो मैं यंग था, 26 साल का, सोचते बेटा खाली हाथ से जाना फिर जीना क्यों, तो सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब एक आकर्षक लगी बुक स्टॉल में, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में। एक किताब खरीदी कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया। वही विचार है मेरे। गांव में मेरा घर है, 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं। मुझे पेंशन मिलती है, वो भी बंटवारा कर देता हूँ। 55 लाख रुपए का मुझे अवार्ड मिल गए, उसका भी ट्रस्ट कर दिया। उससे जो ब्याज आता है उसमें से 35-40 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ। कुछ रखता नहीं। सेवा सेवा, मैं इसलिए कहा कि किसी से कुछ मांगना नहीं, कुछ का लेना नहीं। जीवन में एक व्रत लिया 26 साल की उम्र में, जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा के लिए जीऊंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये मैं व्रत लिया है जीवन में, ये मैं व्रत लिया, इसलिए कर रहा हूं। और मेरी तो ऐसी धारणा है, आप कभी कभी सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं, हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक आकर मरने से अच्छा है समाज और देश की सेवा के लिए मृत्यु आ गया, ये हमारा सौभाग्य रहेगा। ये हम लोग व्रत लिया और ये शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में मैं रहता हूं एक मंदिर में, सिर्फ खाने का प्लेट है और सोने का बिस्तर है, कुछ रखा नहीं जीवन में। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री पद्म भूषण सब अवार्ड दिए थे, पद्मश्री भी मैं राष्ट्रपति को रिटर्न कर दिया भ्रष्टाचार के विरोध में, रखा नहीं, मुझे जरूरत नहीं। और अभी समय आने से पद्म भूषण भी रिटर्न कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं उसकी। आप भ्रष्टाचार नहीं रोकते तो किस लिए रखना। मेरे कहने का मतलब है एक व्रत लिया कि करना है वो देश और समाज की सेवा। महाराष्ट्र में मंदिर में रहता हूं, कुछ नहीं है, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री चले गए, करप्टेड लोग। 6 मंत्री घर गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून पहले हम बनाया महाराष्ट्र में, सरकार मानते नहीं, मुंबई के आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे मरेंगे।
और 12 दिन के अनशन के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और ये कानून लागू किया पहले महाराष्ट्र में 2002। उसके बाद 2005 में भारत सरकार ने लागू किया। तो ये लड़ाई 30 साल से मैं लड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार कानून बनाए, 6 मंत्री घर भेजे, इसका मतलब मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और मंत्री घर गए। अरे एक एक मंत्री घर भेजने के लिए क्या क्या किया होगा, कितना तकलीफ उठाया होगा। ये बोलेगा ये अन्ना हजारे भ्रष्टाचारी है, अन्ना हजारे गुंडे, अन्ना हजारे ऐसा है, अन्ना हजारे वैसा है। अपमान को पीते 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 जब ये मंत्री जी घर गए तब समाज को पता चला कि कौन कैसा है। करता ने मुझे बड़ा अच्छा लगा, नगर अध्यक्ष यहाँ काम करते एक सच्चाई के मार्ग से बड़ा अच्छा लगा। जीवन में थोड़ा सा त्याग ये करना ही पड़ता। ये हमारी भूमि कह रही है। दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है ना खेते में, ज्वार बाजरा मक्का का कब नजर आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। ये कैसे नजर आएंगे? आज इस देश के लिए एक दाने की जरूरत है, वो जमीन में जाने वाला दाना, इसकी जरूरत है। तो पहले मैं महाराष्ट्र में करा, फिर देश का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जन लोकपाल बिल, इसके लिए मैं लड़ाई करते रहा। सरकार नहीं मान रही, फिर मैं बैठ गया रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में बैठने से पहले मैं सरकार को नोटिस दे दिया कि मैं 16 तारीख को अनशन कर रहा हूं, मुझे जगह दिखाओ। कहा मैं करना, सरकार ने जगह नहीं दिखाया, धोखाधड़ी, जगह नहीं दिखाया। फिर हम जेल में तो बैठेंगे अनशन के लिए, कहीं नहीं बैठने देते तो बोल के मैं सोचा। सवेरे सवेरे 3 पुलिस की गाड़ी आ गई और मेरे घर से मुझे उठा लिया कल दिल्ली से। अरे मैं बोला मेरा दोष क्या है तो बता। मुझे जेल में भेजा, 4:30 बजे तिहाड़ जेल में भेजा। तिहाड़ जेल मुझे कैदी का कपड़ा दिया, चादर दिया, कमरा बताया। मैं बोला थोड़ा आराम करेंगे, चादर बिछाया और थोड़ा सा लेट गया। इतने में 2 पुलिस के ऑफिसर की गाड़ी आ गई और कहने लगी आपकी सजा माफ हो गई। अरे मैं बोला आधा घंटा हो गया, अभी आकर तो मुझे आधा घंटा हो गया, ये सजा कैसे माफ हो गई? ये सरकार है या बना का दुकान है? दिल में आए अटक करो, दिल में आए छोड़ो। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा अभी बाहर, मुझे जेल में रहना है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। फिर बोले हमारे डीआईजी साहब के पास चलो। मैं बोला चलो। तो डीआईजी साहब भी कहने लगे आप जेल के बाहर आ गए, अभी वापस अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं बोला आपसे बात करने के लिए यहाँ लेकर आए ना, आप भी वही बोल रहे। तो मैं डीआईजी साहब को बताया मैं अगर जेल में नहीं जा सकता तो जेल के बाहर भी नहीं जाऊंगा, आपके दफ्तर में बैठूंगा। मुझे धक्का मारकर निकालो न तो उठा कर निकालो। 3 दिन तक रहा मैं उधर, 3 दिन वो दफ्तर में, गुस्सा नहीं कुछ नहीं। हाँ? और 3 दिन के बाद मुझे रामलीला मैदान बैठाया, दिखाया। ये किसका प्लान था पता है? बाबा रामदेव के ऊपर लाठीचार्ज किया ना रात को 12 बजे, और बाबा रामदेव को प्लेन में बिठाया और हरिद्वार लेकर गए। मेरे बारे में वही प्लान था, अन्ना को जेल में डालना और बताना आपकी सजा माफ हो गई, आपको जहां से लाए वहां छोड़ देते हैं, गाड़ी में बिठाना और सीधा एयरपोर्ट। एयरफोर्स का प्लेन रेडी रखा था, वो प्लेन में बिठाना और सीधा पूना, और पूना से भंडारदरा, क्योंकि आंदोलन नहीं होगा। लेकिन जब मैं बोला कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो उनका प्लान ही बिगड़ गया सब। ये किसने प्लान किया था पता है? अरे उस टाइम का गृह मंत्री पी चिदम्बरम, उसका प्लान था ये। इसलिए तो मैंने कहा ना, जन लोकपाल अगर लाता, ये बिल अगर आता तो पी चिदम्बरम जेल में होता, जेल में होता। उसका
पानी दूसरे को दे रहे हैं। वास्तव में ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार भी क्यों बढ़ गया? इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर गया, क्यों गया? उसका कारण है, इसके पीछे पक्ष और पार्टी के बहुत से लोग कारण हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1950 एक तो आज़ादी की लड़ाई चली, 47 में हमें आज़ादी मिली। 90 साल लड़े लोग, 90 साल, और 90 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानी की। किस लिए? जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि हमारे देश में जनतंत्र आना चाहिए, हमारे देश में लोकतंत्र आना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, बलिदान हो गया जनतंत्र के लिए।